चलिए, जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन भाई और बहनों के लिए, मित्रों के लिए हमने जीके जीएस का सीरीज लेकर के आया है। और जीके जीएस में कुछ ऐसे खास ही प्रश्न, आपको कम ही प्रश्न कराए जाएंगे, लेकिन वो ऐसा प्रश्न होगा जो सीधे के सीधे आपके परीक्षा में एकदम छप जाएगा। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई एग्जाम में, अलग अलग बीपीएससी के या टीआरई 1-2 अलग अलग एग्जाम में यहां से प्रश्न आए हैं और केवल उसी तरह के गिने चुने प्रश्नों को आज के सीरीज में हम लोग कराएंगे। तो चलिए, सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग देखेंगे जीके जीएस के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें एमसीक्यू तो होगा ही होगा भाई, और प्लस में हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर में भी बात करेंगे ताकि वो प्रश्न आपको एक लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ कहने के लिए यूपी टीजीटी, एमआरएस, डीएसएसबी या फिर आरआरबी या अन्य जितने भारतवर्ष में एग्जाम आपके टीचर के हैं या फिर पीसीएस लेवल के एग्जाम है, वो सभी जगह पे ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। तो चलिए, आज के सबसे पहले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न है, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं, जिसे हम शॉर्ट में आरबीसी के नाम से जानते हैं, का क्या कार्य है? आपको कार्य बताने हैं और ये रहे आपके सामने ऑप्शन कुछ, और इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को आपको चूज करके बताना है भाई कि जो आरबीसी है ना, उसका कार्य क्या है। क्या वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, या फिर संक्रमण से लड़ना, या फिर उसका कार्य है कि रक्त का थक्का बनाना, या फिर आपका पोषण तत्वों को संग्रहित करना। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा काम हो जाएगा भाई मानव में लाल रक्त कोशिका, जिसे आरबीसी के रूप में हम जानते हैं शॉर्ट में, तो उसका कार्य क्या है। तो आप सब जानते हैं कि इसका जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। तो ए ऑप्शन यदि आप सेलेक्ट किए हैं तो 1 नंबर एकदम आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। आप इन प्रश्नों के ऊपर में मत रहिएगा कि सर 234 और 235 है, ठीक है। ये जो आपको पीडीएफ मिलता है जीके जीएस का, म्यूजिक का, ये सब जो हम आपको अवेलेबल कराते हैं, तो उसके कुछ बीच से हम आपको करा दे रहे हैं यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग लाइक करते हैं, शेयर सब्सक्राइब करते हैं और चैनल से जुड़े रहते हैं, और आप हमें जानते हैं इसका बीच का माध्यम यूट्यूब है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फ्री में कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और फ्री के बदले में क्या आप देते हैं, तो लाइक, वो भी आपके इच्छा अनुसार होता है, ठीक है। तो इस पे आप नहीं जाइएगा कि 34 है 35 है। बाकी अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट ज्यादा होगा तो हम आपको एकदम 1 से लेकर के 1000-2000 क्वेश्चन करा देंगे ना, कहीं भी इधर उधर प्रश्न नहीं जाएगा, उसी प्रश्न में से आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में में की गई थी। तो बताएंगे कि जो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई, वो आपका कौन से शहर में हुई थी? कलकत्ता में हुआ था, बनारस में हुआ, सूरत में हुआ, ढाका में हुआ, या फिर एक से अधिक सही है? कौन सा उत्तर सही होगा फटाफट से बताएंगे। और ये कुछ सब क्वेश्चन में पिक्चर वगैरह लगा दे। कई क्वेश्चन में तो आप पिक्चर को देख करके भी अगर पिक्चर पहचान जाएंगे तो आप ऑप्शन को पहचान जाएंगे, है ना। तो यहाँ सुविधा के लिए है, लेकिन एग्जाम में तो पिक्चर नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा आप चीजों को देखेंगे समझेंगे, है ना, इसलिए। तो ये आपका जो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी, वो आपका बनारस शहर में हुआ था। तो यहाँ पे क्या फील हो जाएगा भाई, तो यहाँ बनारस हो जाएगा, है ना। चलिए, फिलहाल अगले प्रश्न के ऊपर में यदि आप बी ऑप्शन चूज किए थे यहाँ पे, तो 1 नंबर और आपका सही होता है। और अगर चूज ना किए थे तो प्रश्न को ध्यान देख करके, एकदम ध्यान देख करके और सीख लेना है, ताकि अगर अब कभी भेंट हो जाए तो ऐसे प्रश्न में एकदम गलत होने की जो गुंजाइश है वो ना रहे। अगला प्रश्न है, जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय किया गया था, है ना, जब भारत में ब्रिटिश शासन चलते थे, अंग्रेजों का नियम चलता था भाई, हमारे यहाँ रूल करते थे, तो उस समय जब पंजाब का विलय किया गया था, तब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको बताने हैं। अगर आप ये चेहरा भी पहचान रहे होंगे तो आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। अगर चेहरा नहीं पहचान रहे तो चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या वो लॉर्ड कैनिंग थे, या फिर लॉर्ड डलहौजी है, या फिर लॉर्ड हार्डिंग है, या फिर लॉर्ड एलन बरो है? फटाफट से बताएंगे कि जब अंग्रेजों का शासन चलता था, पंजाब का विलय अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, तो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिल्कुल सही जो जवाब होगा, यदि आप बी ऑप्शन चूज किए तो 1 नंबर और सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी यही हो जाएंगे। आप जानते हो कि इनके समय में डाक प्रणाली है, या फिर आपका रेल वगैरह है, इन सब के ऊपर में काफी काम हुए हैं और बहुत तरह की चीजें हैं, ठीक है।
तो ड से डलहौजी, ड से डाक से, वो बहुत सारी चीजें हैं, आपको बीच बीच में ट्रिकली हम आपको याद कराते चलेंगे। ठीक है, तो 236 हो गया और अगले 237 नंबर प्रश्न फिर हम लोग देखेंगे अवध रियासत का विलय वगैरह इन सब चीज के ऊपर में। तो फिर डलहौजी का भी नाम आता है, इन्हीं के शासनकाल में अवध रियासत का विलय कराया गया था और इन्हीं के द्वारा क्या कहा गया था कि यह गिलास फल एक दिन मेरे मुंह में आकर के ही गिरेगी। ये सभी एनसीईआरटी की बातें हैं, तो एकदम आपको घबराना नहीं है, सीरीज में बने रहना, लाइक करना है, हम पे भरोसा रखिए। ठीक है, चीजों को एक तरीके से करा देंगे। और आप किसी भी टीचर एग्जाम में आप बैठ रहे हैं या पीसीएस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यहाँ से एनसीईआरटी बेस्ड का जो पैटर्न का जो क्वेश्चन लेवल का प्रश्न है वो आपको देखने के लिए एकदम हूबहू मिलेगा, है ना। अगला प्रश्न है बौद्ध, जैन और हिंदू, बात ध्यान से सुनिएगा, बौद्ध, जैन और हिंदू रॉक कट। रॉक कट अगर यहां नहीं समझ रहे तो आपको बता दें, रॉक का मतलब होता है चट्टान, पत्थर, है ना। तो चट्टानों को काट करके यानी जो गुफाएं बनते थे उसी के बारे में कही जा रही है कि रॉक कट गुफाएं दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर एक साथ उपस्थित है। प्रश्न को पहले एक बार आराम से पढ़ लीजिए कि बौद्ध, जैन और हिंदू रॉक कट गुफाएं दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर एक साथ उपस्थित है। एलोरा या फिर अजंता या फिर कार्ले या फिर कोई नहीं, फटाफट से बताएंगे तो कौन सही जवाब होगा। यदि आप इसमें से यहाँ जो पिक्चर है वो लगा, आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका चट्टान है और इन चट्टानों को काट काट कर करके और अंदर में जो है वो अलग अलग मंदिर वगैरह बनाए गए हैं और इन मंदिरों में बौद्ध के भी मंदिर है, जैन के भी मंदिर है और आपके हिंदू के भी मंदिर है। पीडीएफ लीजिएगा तो पीडीएफ के जो आंसर वाला पार्ट सेक्शन होगा उसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर कट उसमें दिया गया होगा कि बौद्ध के मंदिर कितने हैं, जैन के कितने मंदिर हैं, ठीक है, और हिंदू के कितने मंदिर इसमें बने हुए हैं। तो सभी के ऊपर में एकदम आराम से, बाकी फिलहाल एकदम सही आंसर बता दे आपको। ये अगर आप ए ऑप्शन एलोरा चूज किए तो एक नंबर और आपका सही हो जाएगा। ये आपका एलोरा जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है ना। और नगर की बात कर लेंगे तो आप सब जानते ही होंगे और नहीं जानते हो तो जान लीजिए, संभाजी नगर, है ना। चलिए अगले अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ये काफी बढ़िया प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन कम कर दिए हैं जगह के कारण, तो माफी चाहेंगे आपसे, लेकिन इसी तीन में से आपको एक चूज करना है। बताइए निम्न में से कौन से ग्रह गैसीय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। कौन से जो ग्रह है वो गैसीय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस या फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून या फिर बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या फिर नेपच्यून। तो कौन से सही हो जाएंगे। तो यहां बिल्कुल सही की बात कर ले, तब तक आप सोचिए, वीडियो रोक करके सोचिए। अभी तक लाइक नहीं किए तो भाई मेरे प्लीज लाइक करिए, काफी मेहनत लगता है इस तरह से पीडीएफ वगैरह आपके लिए तैयार करना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, उसके बाद एडिट करना, फिर अपलोड करना, टैग, टाइटल, थंबनेल वगैरह सारा कुछ, फिर आपका इंतजार करना कि कितने बच्चे देखे हैं और कितने बच्चों ने क्या क्या भाई लगा रहे हैं, कमेंट किनका क्या आ रहा है, इन सभी के ऊपर में नजर रख के फिर अगले कंटेंट तैयार करना। तो काफी एक मेहनत है और आपको पैसा तो लगता नहीं, एक लाइक कर दीजिए, है ना। तो जितना देर हम बोलते हैं एक टाइम भागता है आपका कीमती, उतना देर में आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक आने लगेगा तो हम बोलना बिल्कुल बंद कर देंगे। चलिए यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये सन है और सन से सटे जो 4 ग्रह होते हैं जिसमें मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, इसमें आप देखेंगे हिंदी में। तो इसका याद रखने का एक ट्रिक भी है कि जैसे बजरंग बली का कौन सा दिन होता है, तो मंगलवार होता है ना। मंगलवार बजरंग बली का दिन है और ये मंगलवार को छोड़ करके उसके आगे के दिन से गिनना है और जब गिनेंगे एक दिन तो अगला दिन छोड़ देना और फिर अगला दिन, ऐसे करके आप ग्रहों के नाम याद रख से। तो सूर्य से सटे मंगल अगर छोड़ दे तो मंगल के बाद बुध आता है तो बुध ग्रह हो गया, है ना। बुध के बाद बृहस्पति बार आता है, लेकिन बृहस्पति को छोड़ देना है तो आपको क्या लेना है, तो बृहस्पति के बाद शुक्र आता है तो ये आपका शुक्र ग्रह हो गया जिसे वेनस कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। इसके अलावे में शुक्र के बाद शनि नहीं लेना है तो शनि के बाद रवि, और रवि से कोई ग्रह नहीं होता है तो रवि से पृथ्वी कर देना है जिसे हम अर्थ कहते हैं। तो ये ग्रह होगी आपका। और फिर रवि के बाद सोमवार नहीं लेना है, सोम से कोई ग्रह नहीं है। मंगल, फिर मंगल यानी मार्स, ये ग्रह होगी आपका। ठीक है, उसके बाद बुध छोड़ देना है और अब बृहस्पति को लेना है तो बृहस्पति से बृहस्पति ग्रह जिसे जुपिटर कहते हैं। और उसके बाद जो है बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ देना है, फिर शनि आ जाएगा तो शनि ग्रह हो जाएगा।
और अरुण वरुण, ठीक है, ऐसे पढ़े होंगे। तो अब आपको बताएंगे है कि यहाँ पे जब 11th क्लास के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहां क्लियर कट बताया गया बहुत तरह के डीपली में कि कैसे सूर्य के नजदीक होने के कारण यहाँ से जो ग्रह थे वो जो गैसीय थे वो उड़ गए और ये सब जो है केवल चट्टानी टाइप के बच गए, इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। और इधर वाला जो इसके बाद का जो 4 ग्रह है इसे ही हम लोग कहते हैं गैसीय ग्रह, है ना। तो ये जो 4 है ये गैसीय ग्रह है, जिसमें आपका जुपिटर, पृथ्वी बृहस्पति हो जाएगा, सॉरी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अंग्रेजी में अरुण और वरुण को कहते हैं। तो बी ऑप्शन एकदम आपका सही हो गया। तो चीजें समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं ऐसा हम आपसे, ठीक है। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि एक साथ कई क्वेश्चन का सीरीज ले ले तो आप ले सकते हैं, आपको एक नंबर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आप उस नंबर पे संपर्क करके एक साथ जीके जीएस का भी सीरीज ले सकते हैं। और जो बच्चे म्यूजिक से होंगे तो उनके लिए तो कहना ही नहीं है, 2000-2500 क्वेश्चन आपको ऐसा बीपीएससी के लिए मिलेगा, स्टेट लेना है, बीपीएससी लेना है, कि सेम टू सेम हु बहू वही छप जाएगा। हम ऐसे ही प्रश्न पे काम करते हैं कि जो सीधा का सीधा, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, सीधा का सीधा हु बहू आ जाए, है ना। क्योंकि अब बच्चे थोड़ा सा मेहनत भी कम करते हैं, तो आपके जगह जो मेहनत है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो मेहनत हम खुद कर देते हैं, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता के किस शहर को बिना दुर्ग के शहर के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हो आप, उसमें से बहुत क्षेत्र के बारे में आप पढ़े होंगे। हड़प्पा है, लोथल है, चनुद्रो है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो है, आलमगीरपुर है, लोथा, बहुत तरह की चीजें है, ठीक है, बनावली वगैरह। तो इसमें एक ऐसे शहर बताइए कि जो दुर्ग के शहर के रूप में जाना जाता था। ध्यान सुनेंगे, किस शहर को बिना याद रखेंगे, ये वर्डिंग पे गौर करेंगे। दुर्ग के शहर यानी बिना दुर्ग के शहर के ऊपर में बात की जा रही है। दुर्ग का मतलब नहीं जानते हो तो जो शहर पहले जैसे शहर बसते थे, आप देख पा रहे हो, तो इसकी किलेबंदी होते थे। अगर और जूम करके आपको हम दिखा दें यहाँ पे, तो जैसे मान लेते हैं कि ये शहर है, तो ये चारों तरफ से जो है ना किलेबंदी, ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिए जाते थे। तो इस तरह से पढ़े थे कि हड़प्पा की जो शहरें होते थे, हड़प्पा के अलग अलग शहर, वो दुर्गीकृत होते थे। शहर 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं कि आलमगीरपुर नहीं, धौलावीरा की अगर बात कर लेंगे तो वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। तो उसी तरह से एक ऐसा शहर था, मात्र एक अपवाद के रूप में माना जाता है, कि जिस शहर का दुर्गीकृत नहीं किया गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ऊपर नीचे इधर अलग अलग भाग है, शहर को चारों तरफ से बाउंड्री नहीं किया गया है। और ये शहर कोई और नहीं, यह है आपका चनहुद्रो। ये चनहुद्रो जो कि सिंध के इलाका में पड़ता है और पूरी हड़प्पा सभ्यता का इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक शहर के रूप में ये जाना जाता है, यानी इंडस्ट्रियल सिटीज कहलाता है चनहुद्रो, जहां मनके वगैरह बनते थे, जहां बांट के कारखाने थे, तरह तरह के पाउडर, लिपस्टिक, काजल, सजने संवरने वाली सामग्रियां भी यहाँ बना करते थे। सारी बातें पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो आराम आराम से समझते चलेंगे, जानते चलेंगे। तो 12-15 प्रश्न आराम से कराएंगे, 10 से 12 प्रश्न, लेकिन समझते समझते, है ना। चलिए, कश्मीर में शालीमार का बाग किसने बनवाया? बाग का नाम क्या है भाई? शालीमार। कौन मुगल शासक जो है वो शालीमार का बाग कश्मीर में बनाए? ये शालीमार का आप पिक्चर देख सकते हैं और अच्छे तरीके से देखना है। ये लो भाई, ये एक तरह से देख सकते हैं, ठीक है। काफी एकदम मनमोहक दृश्य है। और बाकी अगर अच्छे से सामने से देखना चाहते हैं और आंखों को एकदम क्या बोलते हैं, वो एकदम पूरा वो स्वर्ग वाली, जन्नत वाला नजारा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। तो कश्मीर में शालीमार का बाग जो है वो किसने बनवाया? तो अगर इसमें से अब सी ऑप्शन आप चूज किए तो बिल्कुल सही है। ये बनवाने का काम जहांगीर के द्वारा किए जाते। जहांगीर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जैसे चित्रकला का प्रेमी व्यक्ति है जहांगीर, है ना। इसके अलावे जहांगीर के समय में क्या क्या चीजें हैं, तो जो तंबाकू का सेवन अकबर शुरू करता है, जहांगीर तंबाकू को क्या कराता है खत्म, बहुत तरह की चीजें जहांगीर से बहुत प्रश्न बनते हैं। फिर यूरोपीय कंपनियों से संबंधित जहांगीर के शासन काल में अंग्रेज और पुर्तगाली कंपनियों से भी इतिहास है, वो भी पढ़ेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे विश्लेषण करते चलेंगे। फिलहाल अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है? बताएंगे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के
उप हिमालय बार बार बोला जा रहा है, हिमालय है। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान है उसे क्या कहते हैं? जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हिमालय का उप हिमालय आप इसको कह सकते हैं। चूंकि जैसे ये हिमालय है तो हिमालय के जैसे जैसे दक्षिण में जाते हैं इसके पहाड़ी टाइप का हो जाता है, ऊंचाई कम जाती है, जैसे शिवालिक वगैरह की सब की पहाड़ियां हैं। तो आप ये देख सकते हैं हिमालय का ये उप हिमालय ही इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और उससे सटे नजदीक का जो इलाका है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्रश्न यही है। पिक्चर एकदम पूरा का पूरा क्लियर कर रहा है। पहले तो समझना होता है एक प्रश्न को कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसका इमेजिंग पहले मन में बनाए, उसके बाद आंसर ढूंढने का प्रयास करेगा। आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा ना, है ना। 80% आंसर आप सही कर देंगे, तुक्का भी मार के, ठीक है। तो तराई कहलाएगा, दून कहलाएगा, खादर कहलाएगा या भावर कहलाएगा? फटाफट से बताएंगे। तो एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ये हिमालय के इलाका है, ठीक है, हिमालय या उप हिमालय जो भी हो, और नदियां इन पर्वतीय पहाड़ी इलाका से निकलती है। निकलते निकलते जब इधर जाती है तो ये क्या करते हैं कि इन पहाड़ी वाले भागों से चट्टान को बहा करके लाती है, तो इधर ही ला करके तोड़ फोड़ देती है। तो यहाँ जहां पहाड़ी या पर्वतीय इलाका से निकलती है उसके नजदीक का जो इलाका में आप जाइएगा तो ऐसे बड़े बड़े आपको पत्थर मिलेंगे। तो जिधर भी आप नदी के किनारे हैं और नदी के किनारे आपको इस तरह से बड़े बड़े पत्थर है, तो आप ये समझ जाइए कि बस यहाँ पे आसपास ही 1-2 किलोमीटर के ही दायरा में आपको इस तरह से जरूर पहाड़ी या पर्वत वाला इलाका होगा। यही चट्टाने ला करके तोड़ फोड़ करके और बड़े बड़े पत्थरों के रूप में बिछा देती है। और ऐसे ही प्रदेश को हम कहते हैं भावर प्रदेश। ज्योग्राफी में आप डीप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ऐसे ही प्रदेश को क्या कहते हैं, तो भावर प्रदेश कहते हैं। और इसी भावर प्रदेश के और दक्षिण की तरफ अगर जाने लगेंगे तब ये बड़े बड़े चट्टान नहीं, इनके कंद धीरे धीरे छोटे छोटे मिलेंगे, वो दलदलीय इलाके हो जाएंगे, मैदानी वाले भाग हो जाएंगे जहां घास फूस का खूब ढेर हो जाएगा। और ऐसे भाग को हम दलदलीय, ऐसे इलाका को हम भावर नहीं बल्कि वैसे हम तराई इलाका कहते हैं। कौन सा इलाका? तराई। तो यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा भावर, ठीक है। तो अगर आप डी ऑप्शन चूज कर लिए तो 1 नंबर और आपका सही हो जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। ये भी काफी शानदार अच्छा प्रश्न है, मजा आने वाला है, ठीक है। बताइए, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? बताएंगे कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर, अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र या फिर कोई नहीं? फटाफट से एक ऑप्शन चूज के यहाँ पर फिलहाल सही जवाब की बात कर ले तो यदि आप ए ऑप्शन चूज के हैं तो 1 नंबर और आपका सही हो जाता है। इसे हम कहते हैं क्रेटर। कहोगे कैसे सर? आइए यहाँ पे बता देते हैं। ये कुछ एनसीईआरटी का पिक्चर है, ठीक है, जो सीबीएसई वाले बुक से हम उठा करके लेके आ गए हैं। और ये आप ध्यान देखेंगे, ये ज्वालामुखी में इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे जो अंदर से जो आपका मैग्मा होता है, जैसे ये मैग्मा चैम्बर है, और यही मैग्मा जब बाहर आकर के छिटा जाता है, एकदम बाहर आके गिरता है, तो इसको हम लावा कहते हैं, है ना। जब ये अंदर रहता है तो मैग्मा कहते हैं, बाहर आएगा और गिर जाएगा लावा, और इसी लावा के द्वारा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल वगैरह इस सब का निर्माण होता है। पढ़े ही होंगे ब्लैक सॉइल में। तो यहाँ पे जब निकलता है इस तरह से, तो यहाँ देखेंगे ऊपर कॉर्नर पे कि एक यहाँ पे कप के आकार का एकदम जो है आकार बनाता है, कप आकार के, ठीक है, जैसे जैसे कप होता है, ठीक है, उसी तरह से मान के चल लीजिए कि ये क्या है भाई, तो ये कप है ना। इसमें चाय वाय पीते हैं आप, तो यहाँ पे कप आकार का बनता है, इसे कहते हैं क्रेटर। तो देखिए कितना घुमा करके पूछ लिया, प्रश्न का पूछने का तरीका अलग है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन चूज किए तो एकदम आपका सही है। और एक अगला प्रश्न की अगर बात कर ले, बताएंगे निम्न में से कौन सी अदिश राशि, फटाफट से बताएंगे कि निम्न में से कौन से अदिश राशि है। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे सदिश और अदिश के बारे में, तो इसमें से बताएंगे कि कौन सा जो है वो आपका क्या है, तो अदिश राशि है। तो यदि आप सदिश को भी जानते हैं तो इसमें से आप कर लेंगे कि कौन अदिश राशि है, मतलब सदिश जानते हैं तो हटा दी। तो सदिश कौन कौन है, तो आप इसके लिए ट्रिक भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? तो पढ़ते हैं आप कि 4 बस आवेगा, है ना। कितने बस आवेगा? 4 बस। बच्चा रो रहा है बस लेने के लिए, छोटा सा बस वाला खिलौना, तो उनके पापा घर पे बहला करके लेके आ गए कि चलो पहले घर पे चलो, हम ले देंगे। और घर पे आने के बाद कह रहे हैं कि पहले खाना खा लो, यानी भात खा लो, भात राइस को कहते हैं ठेठ में एकदम। तो पहले भात खाओ, बस आएगा, 1 2 नहीं 4 गो आएगा। तो 4 बस जो है आवेगा, है ना। पहले क्या कर लो भाई, तो भात खा लो। तो ये आपका सदिश राशि पहचानने का ट्रिक है। 4 ब से आपका हो जाएगा, ब से 4, जिसमें आपका
बल है, जिसमें आपका वेग है, बलाघूर्ण है, ठीक है, और विस्थापन है। ऐसे 4 ब से शुरू हो गया, और स से आपका संवेग शुरू हो गया, आवेग से आपका आवेग शुरू हो गया, ठीक है, आवेग हो गया जी, और भा से आपका यहाँ पे ध्यान रखेंगे भार होगा, और त से त्वरण हो गया। तो ये त्वरण है, भार है, आवेग है, संवेग है, बलाघूर्ण है, बल है और विस्थापन है। तो ये सब जो है आपका क्या है, तो सदिश है। और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन से भाई इसमें से अदिश है। तो बताइए, यहाँ पे वेग की बात तो करिए लिए, वेलोसिटी, बल की भी बात कर लिए, फोर्स, तो इसमें दाब जो है वो दाब ही क्या हो जाएगा, तो दाब अदिश राशि है जी। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो इस तरह से काफी सारे प्रश्न करा दिए। सीरीज कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम पीडीएफ ले तो बहुत सारे क्वेश्चन का सीरीज आपको मिल जाएगा। यहाँ तो कुछ ही प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है, एकदम जीरो से लेकर करके और जीके जीएस का 400-500 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पेमेंट कितना लगेगा, तो 199 रुपया लगेगा। किस नंबर पे संपर्क करना है, तो लिखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर 8825 और 76551। तो ये कॉल, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे संपर्क करेंगे। इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है। 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, उसको आप प्रिंट आउट करा करके सेट की तरह मार सकते हैं। और बाकी ऐसे तो बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर भी मिलते रहेंगे। जितना ज्यादा लाइक्स होगा उतना ही ज्यादा आपके अगले वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।